तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो जिस मूवी को हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है ब्लैकबेरी। ये कहानी एक ऐसे टेक जाइंट कंपनी की जिसे हम ब्लैकबेरी के नाम से जानते हैं। इस कहानी में हम ब्लैकबेरी के आसमान की ऊंचाइयों को छूने से लेकर जमीन पर गिरने तक के पड़ाव को देखेंगे। यहाँ हमें दिखाया गया है कि कैसे कुछ गलत डिसीजन ने एक जाइंट कंपनी को बैंकरप्ट होने के कगार पर ला दिया। कहानी की शुरुआत 1996 से होती है। यहाँ हमें दो इंजीनियरिंग स्टूडेंट माइक लेजार्डिस और डॉगलस को दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी रिसर्च इन मोशन का आइडिया लेकर कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जाते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात जिम से होती है। वो जिम को अपने स्मार्टफोन के प्लान के बारे में बताते हैं। यहाँ वो जिम से बताते हैं उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे हम फ्री में इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डिवाइस हमने बनाया है उसके ऐसा स्मार्ट डिवाइस अभी तक पूरे वर्ल्ड में किसी दूसरे ने नहीं बनाया। यहाँ जिम उनकी बात को सुनकर उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही खराब था। जिम को उनके डिवाइस का नाम भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो उन्हें एक दूसरा नाम सोचने का सलाह देते हुए ऑफिस से अपने बॉस के साथ मीटिंग में चला जाता है। जिम को ऐसे इग्नोर करता देख माइक बहुत मायूस हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिम की अपने बॉस और बाकी कंपनी के स्टाफ से तू मैं हो जाती है क्योंकि यहाँ बॉस और जिम की सोच में बहुत फर्क था। अब यहाँ से निराश होकर डॉगलस और माइक अपनी कंपनी में लड़ जाते हैं, जहाँ कंपनी के सभी वर्कर्स उनसे पूछते हैं क्या उन्होंने हमारा फोन खरीदा, जिस पर डॉगलस उन सब से बताता है उन्होंने हमारा कॉन्सेप्ट नहीं समझा, जिस कारण उन्होंने हमारा प्रोडक्ट खरीदने से इनकार कर दिया। अगले दिन जिम माइक डॉगलस की कंपनी में आता है, जहां जिम उनसे कहता है मुझे पता है कि तुम्हारा फोन कहां बेचना है और कैसे बेचना है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे तुम्हारी कंपनी में 50% शेयर और कंपनी का सीईओ बनाना होगा। अब ये सुनकर डॉगलस कहता है हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही यूएस रोबोटिक्स से $16 मिलियन की डील कर रखी है। यहाँ जिम बताता है जिस कंपनी से तुम लोगों ने डील की है वो कंपनी बस तुम्हारा इस्तेमाल करेगी और तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। ये सुनकर डॉगलस कहता है हमें यूएस रोबोटिक्स पर पूरा भरोसा है। अब ये सुनकर जिम वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद दोनों अपनी कंपनी में लौट जाते हैं। कंपनी लौटने के बाद जिम यूएस रोबोटिक्स में कॉल करता है, जहाँ कंपनी का मैनेजर उससे कहता है तुमने जितने भी मॉडल भेजे थे वो सारे के सारे खराब निकले, इसलिए हमने सारे मॉडल वापस तुम्हें भिजवा दिए हैं। ये सुनकर माइक समझ जाता है जिम सही कह रहा था। माइक डॉगलस के साथ बैठकर जिम को कंपनी में शेयर देने के फैसला करता है। इसके बाद माइक जिम को कॉल करके 33% शेयर का ऑफर देता है, जिसे जिम एक्सेप्ट कर लेता है। अब फिर अगले दिन जिम सीईओ के रूप में कंपनी में एंटर करता है, जहाँ की गन देखकर वो सब पर बहुत भड़कता है। यहाँ माइक जिम से बताता है यूएस रोबोटिक्स ने उसके सारे पेमेंट रोक दिए और उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स भी हमें नहीं लौटाए। ये सुनकर जिम माइक से पूछता है तुमने उन्हें कितने मॉडल भेजे, जिस पर माइक बताता है 1.6 मिलियन। जो सुनकर जिम और डॉगलस शॉक हो जाते हैं। यहाँ जिम माइक से पूछता है उसने इतने पैसे कहाँ से लाए, जिस पर माइक बताता है मैंने बैंक से लोन लेकर ऐसा किया था। अब जिम यूएस रोबोटिक्स में कॉल करता है। कॉल पर यूएस रोबोटिक्स का मैनेजर बताता है हमने माइक के सारे मॉडल्स को रिटर्न शिपमेंट में भेज दिया है, जिस पर माइक कहता है मैं एक डील रखता हूँ, मैं वो सारे मॉडल तुम्हें 1.6 मिलियन में दे दूंगा। जिस पर मैनेजर कहता है मैं तुम्हारे सारे मॉडल खरीद लूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें माइक के फोन का हमारा नाम पर पेटेंट करना होगा। ये सुनकर जिम पूछता है कौन सा फोन। यहाँ माइक बताता है हम 1 साल से स्मार्टफोन पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक उसे सही से बनाया नहीं है, वो बस एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ माइक कहता है मुझे वो फोन का प्रोटोटाइप हर हाल में चाहिए। अब हम स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की डाउट में हैं, मुझे ये कैसे भी प्रोटोटाइप रेडी चाहिए। यहाँ माइक जिम से कहता है मैं चाइना की तरह सस्ता और कमजोर प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहता। मैं अगर मेरा प्रोटोटाइप बनाऊंगा तो वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, वरना मैं प्रोटोटाइप नहीं बनाऊंगा। यहाँ माइक जिम को बताना चाहता था कि वो पैसों के लिए नहीं बल्कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है। अब ऑफिस से बाहर आकर जिम माइक से कहता है कल हम अपना फोन पेटेंट करवाने न्यूयॉर्क जा रहे हैं। अब ये सुनकर माइक और बाकी सारे स्टाफ के मेंबर शॉक हो जाते हैं। अब ये लोग प्रोटोटाइप रेडी करने के लिए मार्केट की सारी जरूरी चीज खरीद कर रात भर प्रोटोटाइप पर काम करते हैं और सुबह तक प्रोटोटाइप तैयार कर लेते हैं। सुबह जिम और माइक प्रोटोटाइप लेकर न्यूयॉर्क की ओर निकल जाते हैं। पेटेंट ऑफिस पहुंचने पर जिम देखता है कि उसने प्रोटोटाइप का बैग टैक्सी में ही छोड़ दिया। ये सुनकर जिम को माइक पर बहुत गुस्सा आता है। तभी उनकी मीटिंग का समय आ जाता है। यहाँ जिम बिना प्रोटोटाइप के मीटिंग में चला जाता है और कंपनी का आइडिया उन्हें बताने लगता है, जिसका आइडिया ऑफिसर्स को पसंद नहीं आता और वो लोग उसे नेक्स्ट टाइम आने को कहते हैं। और फिर सही समय पर माइक प्रोटोटाइप के साथ वहाँ पहुँच जाता है और सब ऑफिसर्स माइक का प्रेजेंटेशन देखते हैं। वहाँ बैठे सभी लोग बहुत प्रभावित हो जाते
हैं। उन्होंने ऐसा गैजेट जो मोबाइल के साथ साथ ईमेल और फैक्स भेज सके पहली बार देखा था। और फिर यहाँ शुरुआत होती है ऑफिशियल ब्लैकबेरी मोबाइल, जो मोबाइल लॉन्च होते ही बहुत पॉपुलर हो जाता है। अब हमें 2003 का दिखाया जाता है। ये वो समय है जब ब्लैकबेरी कंपनी अपने उरूज पर थी। यहाँ माइक जिम को एक ऐसा टेक्सटिंग प्लेटफॉर्म दिखाता है जिससे दो डिवाइस में बिना किसी SMS चार्ज के मैसेज सेंड और रिसीव किया जा सकता था, जिस सिस्टम को हैक भी नहीं किया जा सकता। यहाँ जिम कहता है इस सिस्टम को हम सिर्फ खुद के मोबाइल में ही इम्प्लीमेंट करेंगे। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारी कंपनी तक ही सीमित रहना चाहिए, जिससे हमारी मार्केट वैल्यू आसमान छू लेगी। इनकी बात चल ही रही थी तभी वहाँ पाम कंपनी के CEO कार्ल यांकोव्स्की आ जाता है। कार्ल उनसे मीटिंग पर बताता है, मैं चाहता हूँ कि पाम कंपनी और ब्लैकबेरी साथ मिलकर मोबाइल मैन्युफैक्चर करे, जिसकी बात से माइक अग्री नहीं होता। ये सुनकर कार्ल उन्हें धमकी देते हुए कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी कंपनी के 67% शेयर खरीद लूंगा, जिससे कंपनी पर पूरी तरह मेरा अधिकार हो जाएगा। अब ये बात से परेशान होकर जिम और माइक कंपनी में लौट जाते हैं। यहाँ जिम सेल डिपार्टमेंट को ऑर्डर देता है कि उनके पास जितने मोबाइल रेडी हैं सबको मार्केट में बेच दो। ये बात सुनकर सभी इंजीनियर बहुत हैरान हो जाते हैं। वो जिम को ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि इतने सारे सेलफोन के आने से नेटवर्क ओवरलोड होने के कारण क्रैश हो जाएगा। यहाँ जिम सभी से बोलता है, तुम सारे मोबाइल के स्टॉक्स बेच दो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। यहाँ से जिम गूगल के एक बहुत बड़े इंजीनियर पॉल स्टैनस के पास जाता है, जहाँ वो उसे ब्लैकबेरी में जॉब करने का ऑफर देता है, जिससे पॉल गूगल के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट बताकर मना कर देता है। यहाँ जिम पॉल को $10 मिलियन का ऑफर देता है, जिसे पॉल इनकार नहीं कर पाता। जिसके बाद ब्लैकबेरी दुनिया की बाकी बड़ी बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी जाकर ऐसा ही करता है और उन सब कंपनी के इंजीनियर्स को तोड़ता है। अब दूसरी तरफ मार्केट में ब्लैकबेरी के सेलफोन्स के ज्यादा यूनिट होने के कारण उनका सर्वर क्रैश हो जाता है, जहां सारे कस्टमर्स इस नेटवर्क क्रैश से पूरी तरह परेशान हो गए थे। ये बात नेशनल हेडलाइन बन जाती है। कंपनी के सारे स्टाफ भी इस प्रॉब्लम का जल्द से जल्द सॉल्यूशन ढूंढने में दिन रात एक कर देते हैं। अब कंपनी में और भी अच्छे इंजीनियर्स ज्वाइन हो गए थे, जिनके साथ मिलकर नेटवर्क इशू को कैसे सॉल्व किया जाए इस बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ दोनों इंजीनियर्स अपनी अपनी राय बताते हैं, जो सुनकर माइक के दिमाग में नेटवर्क इशू सॉल्व करने का एक आइडिया आ जाता है। आइडिया आने के बाद माइक फौरन भागता हुआ कंपनी में जाता है। अब यहाँ सभी लोग नेटवर्क इशू सॉल्व करने पर लग जाते हैं। दूसरी तरफ जिम को सारे सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में हुए क्रैश के कारण मीटिंग्स में बुलाते हैं। यहाँ जिम सबको भरोसा दिलाता है, हम लोग आपके नेटवर्क सिस्टम को रीप्रोग्राम करके सब ठीक कर देंगे। अब हम देखते हैं ब्लैकबेरी न्यू मॉडल होते ही कंपनी का शेयर 400% हाइक कर जाता है। अब पूरी दुनिया में ब्लैकबेरी का फोन 50% मार्केट कैप्चर कर लेता है। यहाँ पर ब्लैकबेरी बन जाता है दुनिया का सबसे प्रीमियम मोबाइल फोन ब्रांड। जिसके बाद कहानी 207 में शिफ्ट होती है। यहाँ माइक कंपनी मीटिंग्स में बैठा होता है, तभी डॉगलस आकर माइक को मीटिंग से बाहर बुलाता है, जो देखकर माइक बाहर आ जाता है। जहाँ माइक स्क्रीन पर देखता है एप्पल कंपनी ने एक ऐसा फोन इन्वेंट किया है जो सिर्फ एक फोन नहीं है, बल्कि एक इंटरनेट डिवाइस, एक म्यूजिक डिवाइस, एक सेलफोन के साथ साथ एक फुली टच स्क्रीन डिवाइस होता है। ये देखकर माइक कहता है, ये आइडिया सही नहीं है, हमें कीबोर्ड वाले मोबाइल पर ही काम करना है। ये लोगों को कीबोर्ड की ही आदत बन गई है। अब यहाँ आईफोन के कारण पूरे मार्केट में आईफोन की हाइप बन जाती है। ये देखकर माइक जिम से सारे सर्विस प्रोवाइडर से मीटिंग करने को कहता है, जिस पर जिम कहता है, मैं बाहर हूँ, तुम अकेले ही मीटिंग कर लो। जिसके बाद माइक डॉगलस को लेकर सारे सर्विस प्रोवाइडर्स से मीटिंग करने चला जाता है। यहाँ वो सभी अपना नया डिजाइन और कॉन्सेप्ट बताता है। एप्पल के आने के कारण यहाँ सर्विस प्रोवाइडर उनके कॉन्सेप्ट में खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। इस पर माइक उन्हें बताता है वो ऐसा फोन बनाने वाले हैं जो टच स्क्रीन के साथ साथ टच कीपैड भी रहेगा। तभी वहाँ बैठे सारे सर्विस प्रोवाइडर उनके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आता है। यहाँ से माइक और डॉगलस अपनी कंपनी में चले जाते हैं। कंपनी में आने के बाद माइक सारे लोगों को इकट्ठा करके बताता है उन्हें एक ऐसा फोन बनाना है जो टच स्क्रीन के साथ साथ टच पैड भी होना चाहिए। ये सुनकर सारे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ मैनेजर माइक से कहता है, अगर हमें ऐसा डिवाइस बनाना है तो हमें चाइना की मदद लेना होगा। माइक चाइना की मदद लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे अपना कॉन्सेप्ट को रियलिटी में लाने के लिए मैनेजर की बात मानना पड़ता है। जब जिम कंपनी में आता है तब उसे सेल्स मैनेजर बताता है कि उसे इनसाइड न्यूज मिली है, उनकी कंपनी का शेयर नीचे जा रहा है जबकि आईफोन के शेयर्स ऊपर उठ रहे हैं। ये बात सुनकर जिम बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए वो AT&T कंपनी के CEO को मीटिंग करने के लिए कॉल करता है। जिसके बाद जिम मीटिंग के लिए निकल जाता है। मीटिंग में निकलते ही उसे NHL से कॉल आता है, जहां उसे हॉकी लीग में एक टीम खरीदनी थी। अब यहाँ जिम पायलट से प्लेन AT&T कंपनी के बजाय NHL की तरफ ले जाने के लिए कहता है। NHL में जाने के बाद उसे सारे कमेटी मेंबर्स बताते हैं उन्होंने उसकी टीम को कानून का उल्लंघन करने की वजह से बर्खास्त कर दिया गया है, जो सुनकर माइक को गाली देते हुए वहाँ से सब निकाल देते हैं। NHL से निकलने के बाद जिम फौरन AT&T के ओनर से मीटिंग करने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ब्लैकबेरी कंपनी में आकर माइक से पूछताछ करते हैं। उन पर यह इल्जाम था कि उन्होंने फ्रॉड करके स्टॉक मैनिपुलेशन किया है
और गूगल के बाकी कंपनी के इंजीनियर्स को खरीदा, टैक्स में भी घोटाला किया। यहाँ माइक बताता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सब करने वाला जिम है। अब माइक जिम को कॉल लगाकर फौरन कंपनी में लौटने को कहता है। यहाँ जिम बिना मीटिंग किए कंपनी में लौट आता है। कंपनी में आने के बाद माइक जिम से बताता है अगले कमरे में कुछ ऑफिसर तुमसे पूछताछ करने के लिए बैठे हैं। अब ये सुनकर जिम निराश होकर दूसरे कमरे में चला जाता है। यहाँ से सीन कट होता है। अब हमें 2008 का दिखाया जाता है। यहाँ माइक पूरी तरह कंपनी का सीईओ बन गया है। अब हम देखते हैं माइक ने अपने सारे फोन चाइना से असेंबल करवाकर शिपमेंट मंगवाए हैं। यहाँ वो देखता है चाइना से मंगवाए सारे फोन फॉल्टी हैं, जिस कारण ब्लैकबेरी स्टॉर्म के सारे स्टॉक को यहाँ तो रिप्लेस करना पड़ा या तो रिटर्न। इतने सारे फॉल्टी डिवाइस के कारण वेरिजॉन ने ब्लैकबेरी पर $500 मिलियन का सूट डाल दिया, जिस कारण 2012 में माइक ने खुद ब्लैकबेरी से रिजाइनेशन दे दिया। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जिम भी सभी इल्जाम से बरी होकर अपनी नई जिंदगी जीने लगा है। डॉगलस ने भी अपने सारे शेयर्स बेचकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली है। तो ये थी ब्लैकबेरी मोबाइल की आसमान को छूने से लेकर सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग बंद करने तक की कहानी। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बंद करने के बाद ब्लैकबेरी ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी का काम शुरू कर दिया और अब ये फील्ड में दुनिया की जानी मानी कंपनी है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।